हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष, शॉर्ट में तुम मेरे को AKG बोल सकते हो। और आज हम लोग करने वाले हैं SBIL का एक छोटा सा चैप्टर MSME। बहुत ही छोटा है बट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे 5 मार्क्स के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है। एंड ये तुम बस वन शॉट देख लो, उसके बाद तुम्हें MSME में और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। बस तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा इंटरप्रिटेशन है। ध्यान से सुनना, ये चैप्टर मैं अपने नोट से करवा रहा हूँ एंड ये नोट्स तुम्हें मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। नीचे ऑलरेडी मैंने ग्रुप का लिंक लगा दिया है, वीडियो अपलोड होते ही मैं वहाँ डाल दूंगा। एंड मैं एक डाउट का भी मैंने टेलीग्राम लिंक लगा दिया है ग्रुप का, वहाँ तुम मेरे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक लगा दूंगा, फॉलो कर लो, वहाँ पे भी कोई क्यूरीज है तो तुम मेरे से बात कर सकते हो। ध्यान रखना एक बात इंपॉर्टेंट, ये नोट्स में मैंने मॉड्यूल से ही बनाया है, तो जितना बात इंपॉर्टेंट, जो जो बात मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट लिखा है वो सब कुछ मैंने यहाँ इनकॉर्पोरेट किया है। मैं तुम्हें मॉड्यूल खोल के भी दिखा दूंगा, तो इतना टेंशन मत लेना कि मैं मॉड्यूल नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो मैंने मॉड्यूल से ही सब कुछ बनाया, पहले मैंने खुद मॉड्यूल पढ़ा है एंड उसके बाद फिर मैंने नोट्स प्रिपेयर किए। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले कोई भी एक्ट आता है तो हमें उसका मतलब समझना होता है। अब यहाँ पर MSME का मतलब क्या हुआ? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो क्या हुआ, स्मॉल क्या हुआ, मीडियम क्या हुआ, एंटरप्राइज वर्ड का मतलब क्या हुआ, हमें पहले ये समझना होगा। उसके बाद ये एक्ट आया क्यों, हमें ये भी समझना होगा। इस एक्ट का नीड क्या था, तो सबसे पहले नीड समझते हैं। देखो, मार्केट में क्या सारे बिजनेसमैन बड़े हैं, लार्ज प्लेयर्स हैं? नहीं। क्या सारे अंबानी हैं? नहीं। तुम अपने घर से बाहर निकलो, मार्केट जाओ, कितने सारे तुम्हें सोल प्रोप्राइटरशिप दिखेंगे, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले। कितने तुमको पार्टनरशिप फॉर्म दिखेंगे जो बहुत छोटे छोटे हैं एंड बस थोड़े से रेंज में ही लोकल लिमिट्स में बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे इंटरप्राइजेस हैं हमारे इंडिया में। एंड सरकार को ये बात पता है कि अगर एक कंट्री का इकोनॉमी ग्रो करना है तो इन छोटे छोटे इंटरप्राइजेस को भी सपोर्ट देना होगा ताकि ये ग्रो कर सके, नहीं तो लार्ज प्लेयर तो इनको खा जाएंगे। तो इसलिए सरकार ने इनके प्रमोशन और इनके डेवलपमेंट के लिए एक एक्ट लाया जिसको बोलते हैं हम लोग MSME एक्ट। अब ये आया कब, तो ये 2 अक्टूबर 2006 को आया और ऑब्वियस सा बात है, इंडिया का एक्ट है तो पूरे इंडिया पे अप्लीकेबल होगा। अब इस चैप्टर में हमें एक्ट के साथ साथ रूल्स भी कुछ पढ़ने होंगे एंड कुछ सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस भी पढ़ने होंगे। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो 1 जुलाई 2020 को आया था, ये तो तुम्हें कंपलसरी याद करना होगा। यही सबसे इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है और पूरा MSME इसी के नोटिफिकेशन के आसपास घूमता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहले समझते हैं कि MSME का नीड क्या था। ये ऑलरेडी हमने समझ लिया, कब आया, कहाँ अप्लीकेबल है, ये सब कुछ तो हो गया। अब MSME में ये जो माइक्रो वर्ड है, MSME बोले तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस। तो माइक्रो क्या हुआ, स्मॉल क्या हुआ, मीडियम क्या हुआ? कौन से इंटरप्राइजेस को हम स्मॉल बोलेंगे, कौन से इंटरप्राइजेस को हम लोग मीडियम बोलेंगे, कौन से इंटरप्राइजेस को हम माइक्रो बोलेंगे? तो ये डिफिनेशन दिया गया है नोटिफिकेशन के द्वारा। और नोटिफिकेशन आया कब था? 1 जुलाई 2020 को। और इसी नोटिफिकेशन में माइक्रो किस इंटरप्राइजेस को बोलेंगे, मीडियम किस इंटरप्राइजेस को बोलेंगे और स्मॉल किस इंटरप्राइजेस को बोलेंगे, वो डिफाइन किया गया है। यहाँ पर सेक्शन 7 भी कनेक्ट होता है नोटिफिकेशन के साथ साथ। सेक्शन 7 क्या बोलता है? कोई भी इंटरप्राइजेस जो कि इंगेज है किस में, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कोई भी ऐसा इंटरप्राइजेस जो कोई गुड्स का प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम लोग माइक्रो इंटरप्राइजेस बोलेंगे। बट माइक्रो होने के लिए ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी में वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और टर्नओवर एंड है, यानी दोनों कंपलसरी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। एंड टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी एक इंटरप्राइजेस को माइक्रो इंटरप्राइजेस हम तब बोलेंगे जब वो इंटरप्राइजेस या तो कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एंड उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, प्लस टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। तो वैसे इंटरप्राइजेस को हम लोग माइक्रो इंटरप्राइजेस बोलेंगे। अब बात करते हैं स्मॉल इंटरप्राइजेस किसको बोलते हैं। तो ऊपर वाला क्राइटेरिया तो सेम ही होगा कि वो भी कोई
प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना चाहिए या सर्विस रेंडर करना चाहिए। बट अलग से देखो यहाँ पे अलग क्राइटेरिया है। स्मॉल एंटरप्राइजेस एक ऐसा एंटरप्राइजेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा है, क्योंकि 1 करोड़ तक रहेगा तो वो तो माइक्रो बन जाएगा। तो 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है एंड टर्नओवर जो है वो यहाँ देखो 1 करोड़ से ज़्यादा है बट नॉट एक्सीड 10 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट बट 10 करोड़ से कम है, 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं। टर्नओवर 5 करोड़ से तो ज़्यादा है लेकिन 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो उसको हम लोग स्मॉल एंटरप्राइजेस बोलेंगे। मीडियम एंटरप्राइजेस वैसा एंटरप्राइजेस होता है जो कि इन्वेस्टमेंट में 10 करोड़ से तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है बट 50 करोड़ को पार नहीं किया है एंड टर्नओवर 50 करोड़ से तो ज़्यादा है बट 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ मैंने एक नोट्स बनाया है, जितना बातें मैंने बोला हो सकता है कन्फ्यूज़न हो, इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट नोट्स बनाया और तुम्हें याद करवा दूंगा। अभी देखो कैसे याद करवाता हूँ। सेक्शन 7 के साथ तुम्हें पढ़ना है प्लस नोटिफिकेशन प्लस सेक्शन 7 साथ में मिलकर पढ़ना है। अब देखो एक माइक्रो एंटरप्राइजेस वैसा एंटरप्राइजेस जिसमें इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ है, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, और टर्नओवर प्लस है यहाँ पर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत, माइक्रो में तो कोई दिक्कत नहीं, 1 करोड़ और 5 करोड़, उससे ज़्यादा करेगा तो फिर वो माइक्रो नहीं कहलाएगा। अब इसमें इंटू 10 कर दो, इंटू 10 कर दो, 1 करोड़ में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 करोड़, यानी एक स्मॉल एंटरप्राइजेस ऐसा एंटरप्राइजेस जिसमें 1 करोड़ से तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ऑब्वियस सा बात है, लेकिन 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। और टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से तो ज़्यादा होगा बट 5 इंटू 10 करो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। तो यानी जो माइक्रो एंटरप्राइजेस का क्राइटेरिया है उसको इंटू अगर तुम कर दो 10 से तो भाई स्मॉल एंटरप्राइजेस का क्राइटेरिया आ जाता है। ये हो गया याद करने का तरीका। इतना कौन याद करेगा, सीधा याद करो माइक्रो का 1 करोड़ 5 करोड़ इंटू 10 करो, यानी इसका 10 करोड़ और 50 करोड़। देखो 10 करोड़ और 50 करोड़, समझ में आया। अब स्मॉल में तुम मल्टीप्लाई कर दो 5 से तो तुम्हारा मीडियम का लिमिट आ जाएगा। जैसे कि 10 करोड़ से आगे बढ़ेंगे, 10 करोड़ इंटू 5 50 करोड़, और 50 करोड़ से इंटू 5 250 करोड़। तो क्या ये लिमिट आ गया, यानी सिंपली सिर्फ माइक्रो का याद करो, 1 करोड़ 5 करोड़ तो वो माइक्रो हो गया। 1 करोड़ से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 करोड़, और 5 करोड़ से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 करोड़, यानी 10 और 50, ये किसका लिमिट है, 10 और 50, ये स्मॉल का लिमिट है। अब 10 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, और 50 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, ये किसका लिमिट है, ये है मीडियम का लिमिट। आई होप कि तुम्हें याद हो गया होगा। इंटू 5 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 5, बस माइक्रो का याद करो, मीडियम स्मॉल अपने याद हो जाएगा। सिंपली लॉजिक से याद करो। और ये जो मैंने बनाया है ना उतना बड़ा तुमको एग्ज़ाम में लेकिन अगर आएगा तो तुमको लैंग्वेज यही लिखना होगा, लैंग्वेज तो तुमको यही लिखना होगा, इसलिए मैंने पहले लैंग्वेज लिखा है। नहीं तो मैं चाहता तो सिर्फ ये नोट से बनाकर तुम्हें याद करवा देता, बट एग्जाम में क्योंकि इसका डेफिनेशन में लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट था इसलिए मैंने लिखा है। अब ध्यान रखना एक इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी एमएसएमई, कोई भी ऐसा इंटरप्राइजेस जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है वो एमएसएमई नहीं बन सकता, क्योंकि पहला लाइन ही देखो, एक ऐसा इंटरप्राइजेस जो प्रोडक्शन करना चाहिए या फिर सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, यानी कोई ऐसा इंटरप्राइज है जो रिटेलर वाला काम कर रहा है, दुकान एक होलसेलर से सामान लेकर हम कस्टमर को बेच रहे हैं, ये माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के अंदर नहीं आएगा, उसको एक्सक्लूड किया गया है। कुछ प्रोडक्शन होना चाहिए, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन होना चाहिए या कोई भी चीज़ का सर्विस प्रोवाइड करेगा तभी वो एमएसएमई के अंदर आ सकता है, नहीं तो फिर वो नहीं आ सकता। ठीक है, एंड ध्यान रखना इसके एबव लिमिट, जो ये मीडियम का लिमिट भी अगर पार हो जाए तो फिर एबव जो लिमिट उसके एबव अगर कोई चला जाता है तो उसको हम लोग लार्ज इंडस्ट्री बोलते हैं, और उस पर एमएसएमई नहीं लगकर उस पर कौन सा एक्ट लगता है, IDRA 1951 का एक्ट लगता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आया केस स्टडी टाइप, देखो लेट सपोज ये मेरा कंपनी है AKG प्राइवेट लिमिटेड एंड मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया 80 लाख, क्या ये 1 करोड़ से कम है, ऑब्वियस सा बात है 1 करोड़ से कम है, तो क्या मैं माइक्रो इंटरप्राइजेस कहलाऊंगा, हाँ अभी तक तो माइक्रो कहला रहा हूँ।
बट मेरा टर्नओवर 6 करोड़ है। माइक्रो का लिमिट मेरे को पता है कितना है, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए। बट मेरा टर्नओवर 6 करोड़ है, यानी इस 5 करोड़ के लिमिट को मैं पार कर चुका हूँ, एक्सीड कर चुका हूँ। एंड इस 1 करोड़ के लिमिट के अभी मैं अंदर हूँ। तो अब मैं स्मॉल कहलाऊंगा या माइक्रो कहलाऊंगा। क्वेश्चन ये आता है कि तुम तो माइक्रो के भी एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो और स्मॉल के एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, तो अब इस एंटरप्राइजेस को बोलेंगे क्या? तो सरकार क्या बोलता है, अगर तुम एक भी लिमिट एक्सीड कर जाओगे तो तुम माइक्रो नहीं कहलाकर स्मॉल कहलाओगे। यानी इस सिचुएशन में भले ही ये मैं माइक्रो के अंदर हूँ, बट क्योंकि ये माइक्रो के लिमिट को एक्सीड कर चुका है, तो अब मेरा इंटरप्राइजेस को माइक्रो ना बोल के स्मॉल इंटरप्राइजेस बोलेंगे। ध्यान रखना, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं तुम्हें। आई होप कि सब समझ में आ रहा है अच्छे से। एक बार ये नोट्स पढ़ लेना, बहुत अच्छे से मैंने प्रिपेयर किए। अब आ जाता है यहाँ पे दूसरा सेक्शन, सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ना प्रमोशन, एमएसएमई के प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेगा। क्या क्या? वो एंटरप्रेन्योरशिप करेगा, स्किल अपग्रेड करवाएगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करवाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करवाएगा, मार्केट असिस्टेंट देगा। तो ये सब तरीके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एमएसएमई को प्रमोट और डेवलप करने के लिए। फिर आ जाता है सेक्शन 2 डिफिनेशन। अब यहाँ पे सारे डिफिनेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। सबसे पहला है एडवाइजरी कमिटी। ध्यान रखना, इसमें तुम्हें डिफिनेशन का अगर सेक्शन याद नहीं है तो तुम डायरेक्टली डिफिनेशन लिख देना, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बट सेक्शन 7 मत भूलना, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी एक ऐसा कमेटी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है और उसका मेन काम क्या है, वो एडवाइस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कैसे एमएसएमई का डेवलपमेंट हम करें, कैसे उसको प्रमोट करें, बस इतना ही काम है। फिर एक आता है डिफिनेशन अपॉइंटेड डे, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। अपॉइंटेड डे मतलब होता है द डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड of 15 days of acceptance or the deemed acceptance of goods or any service by buyer from a supplier जो कि MSME है। देखो मैंने क्या बोला, मान लो एक MSME है, मान लो ये AKG लिमिटेड, AKG फर्म है, चलो AKG एसोसिएशन, ठीक है। एंड मैंने मान लो कोई गुड्स सेल किया, किसको? मिस्टर एक्स को। मैंने मिस्टर एक्स को गुड्स सेल किया। जिस दिन मिस्टर एक्स इस गुड्स को एक्सेप्ट कर लेगा या फिर कुछ ऐसा करेगा जिससे मैं मान लूंगा कि ये डीम्ड एक्सेप्टेंस है, डीम एक्सेप्टेंस है, तो उस दिन से 15 दिन खत्म होने के बाद, देखो यहाँ ध्यान से वर्ड सुनना, इट मीन्स द डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस। जिस दिन एक्सेप्टेंस हुआ उसके 15 दिन खत्म होने के बाद, यानी 16th डे पर, 16th डे को हम लोग क्या बोलते हैं? अपॉइंटेड डे। और ये कॉन्सेप्ट क्यों है, तो देखो जिस दिन अपॉइंटेड डे होता है उस दिन से एमएसएमई के पास सरकार ने राइट दिया है कि वो अपना पैसा क्लेम कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर अपॉइंटेड डे का कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखना, सप्लायर एमएसएमई होना चाहिए, ये राइट एमएसएमई को दिया गया है। उसके बाद एक आता है बोर्ड। बोर्ड मतलब नेशनल बोर्ड जो एमएसएमई के द्वारा इस्टेब्लिश्ड हो रहा है अंडर सेक्शन 3। अब यहाँ पर सेक्शन 3 में जब बताऊंगा तो फिर तुम्हें और भी 2-3 चीज एक्स्ट्रा बताऊंगा, अभी बस बोर्ड का डिफिनेशन यही दिया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है एंटरप्राइजेस क्या होता है। हम लोग समझ गए माइक्रो क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, मीडियम क्या होता है। अब इंटरप्राइजेस क्या होता है, तो देखो enterprises means any industrial undertaking or any business engage in manufacture or production of goods। मैंने पहले भी बोला, कोई इंसान अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो वो एमएसएमई नहीं होगा। तुम्हें कुछ प्रोडक्शन, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, कोई गुड्स का प्रोडक्शन करना होगा, और कौन से गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हो, कौन से गुड्स को तुम बनाओगे तो एमएसएमई के अंदर आओगे, तो वो दिया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में ऑफ IDRA 1951। ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस तुम्हें ध्यान रखना है डिफिनेशन, तो तुम्हें यही लिखना होगा कि इनके IDRA 1951 का जो एक्ट है इसका फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट ऑफ गुड्स दिया हुआ है। अगर उन गुड्स के प्रोडक्शन के अंदर तुम हो तो तुम एमएसएमई के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो।
और तुम अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो भी तुम एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अब ध्यान रखना, एक जो सबसे बड़ा डाउट आता है वो मैं अभी तुम्हें रिजॉल्व कर देता हूँ। देखो ये कलर अच्छा नहीं भाई, नहीं दिख रहा, लाल ले लेते हैं हम लोग, लाल। ये देखो यार, डीप क्यों नहीं हो रहा? हाँ अब बढ़िया है। ये है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अरे यार बड़ा ही दिखता। इंटरप्राइज, इसके अंदर आता है 1 2 3। अब ये मैंने क्या बनाया? कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, फर्म। अब समझ में आया? इंटरप्राइजेस वाइडर टर्म है, कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, फर्म ये सब स्मॉलर टर्म है। बात को यहाँ पर समझना, एक इंटरप्राइज कंपनी भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है। तो यहाँ पर तुम कंपनी के पर्सपेक्टिव से मत सोचना। एक सोल प्रोप्राइटरशिप जो कोई प्रोडक्शन कर रहा है वो भी एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। एक पार्टनरशिप फर्म कोई प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो भी रजिस्ट्रेशन करवा देगा। एक कंपनी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। एमएसएमई कोई कंपनी को क्लास नहीं है कि यही कंपनी सिर्फ एमएसएमई बन सकता है। एमएसएमई कोई कंपनी नहीं है, ये एक रजिस्ट्रेशन है। जो भी करवाएगा उसको सरकार बेनिफिट देगा। अब वो इंटरप्राइजेस कौन कौन है तो उसमें ये सबको ही आते हैं। तो इंटरप्राइजेस इज द वाइडर टर्म एंड ये सब जो है स्मॉलर वन है। ओके, अब आता है एक डिफिनेशन सप्लायर का। देखो सप्लायर क्या होता है, तो देखो इसको डिफाइन मैं लास्ट में करूंगा। चलो इसको वहां पे कनेक्ट करूंगा, एक सेक्शन आता है सेक्शन 8, उसके साथ मैं कनेक्ट करूंगा। चलो सेक्शन 8 देखो यहाँ आ भी गया, मेमोरेंडम ऑफ एमएसएमई। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का रजिस्ट्रेशन एक पार्टनरशिप फर्म भी ले सकता है, एक सोल प्रोप्राइटर भी ले सकता है। कंपनी मेमोरेंडम बनाता है, ये बात तो तुमको पता है। क्या सोल प्रोप्राइटर मेमोरेंडम बनाता है? नहीं। क्या पार्टनरशिप फर्म मेमोरेंडम बनाता है? नहीं। लेकिन सेक्शन 8 क्या बोलता है, कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसने माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस या मीडियम इंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश किया है और वो कोई गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है IDRA 1951 एक्ट के अंदर, तो उसको मेमोरेंडम फाइल करना होगा। यानी एक कंपनी नहीं, एक इंटरप्राइजेस जिसको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेना है उसको अपना मेमोरेंडम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को फाइल करना होगा। भले ही वो कंपनी ना हो, उसको अपना मेमोरेंडम प्रिपेयर करना होता है। और वो कैसा होता है, वो कंपनी से थोड़ा डिफरेंट होता है। वो इस एक्ट में दिया हुआ है बट तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब ध्यान रखना, जो मीडियम इंटरप्राइजेस है सबसे बड़ा वाला, लिमिट बताओ उसका जल्दी से, कितना था? 50 250, याद है? 50 से अब 250। यहाँ देखो कहाँ गया भाई, 50 250, ठीक है। तो एक मीडियम इंटरप्राइजेस है जो सबसे बड़ा है, माइक्रो स्मॉल से बड़ा है, उसको अपना मेमोरेंडम फाइल करना है, मैंडेटरी, कंपलसरी। चाहे तुम पार्टनरशिप फर्म ही क्यों ना हो, तुमको अपना मेमोरेंडम प्रिपेयर करके सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करना है अगर एमएसएमई के अंदर आना है तो। लेकिन माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को ना ऑप्शनल दिया गया है क्योंकि ये बहुत छोटे हैं यार। एक सोल प्रोप्राइटर कहाँ से मेमोरेंडम तैयार करेगा, तो उसको बहुत ही उसको ऑप्शनल दिया गया कि तुम चाहो तो कर दो फाइल, नहीं चाहो तो ऐसा तुम्हारे ऊपर कोई हम लोग बर्डन कंप्लायंस नहीं ठोक रहे। अब यहाँ पर कनेक्ट होता है सप्लायर। मान लो अगर किसी माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस को सप्लायर के डिफिनेशन के अंदर आना है, इसके अंदर आएगा तो फिर उसको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो उस सिचुएशन में इसको अपना मेमोरेंडम फाइल करना होगा, कंपलसरी है। यानी मीडियम इंटरप्राइजेस तो अपना फाइल करेगा ही करेगा, चाहे सप्लायर के डिफिनेशन में आना हो या ना आना हो। मीडियम स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस तब ही फाइल करेंगे जब उनको सप्लायर के डिफिनेशन में आना हो, सप्लायर के डिफिनेशन में आना हो।
तो यहाँ सप्लायर का डिफिनेशन साफ साफ लिखा हुआ है, ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस विच हैज फाइल्ड अ मेमोरेंडम विद द अथॉरिटी। और अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें क्या क्या इंक्लूड्स है? तो देखो, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, एनी कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी या ट्रस्ट या बॉडी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम इन फोर्स। और वो किस चीज़ में इंगेज हो? प्रोड्यूस करने में कोई चीज़, गुड्स एंड सर्विस, या फिर कोई सर्विस रेंडर करने में। तो ऐसे एंटरप्राइजेस को अपना मेमोरेंडम फाइल करना होगा। ये बेसिकली दोनों कनेक्टेड है, सेक्शन 8 और सप्लायर। उसके बाद आगे पढ़े हम लोग। अब आ जाता है यहाँ पे सेक्शन 3। सेक्शन 3 याद है, बोर्ड का डिफिनेशन अभी मैंने पढ़ाया, वहाँ पे सेक्शन 3 का रेफरेंस था। सेक्शन 3 क्या बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ना एक बोर्ड इस्टेब्लिश करेगा और उसको हम लोग नेशनल बोर्ड बोलेंगे, और वो इस्टेब्लिश होगा माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, और इसका हेड ऑफिस दिल्ली में होगा। ठीक है, एंड ध्यान रखना ये जो बोर्ड है ये मीट करेंगे एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 मंथ्स इन अ ईयर। हर 3 महीने पे वो अपना एक मीटिंग रखेंगे, यानी मीट करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी लग रहा है सेक्शन 3, बट सबसे हार्ड सेक्शन 3 ही है। अब मैं इसको मॉड्यूल से तुम्हें करवाता हूँ। अभी तक देखो, एक मिनट, आने दो। देखो, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तुमने खत्म कर लिया। ठीक है, डिफिनेशन में देखो, एडवाइजरी कमिटी हो गया, अपॉइंटेड डे हो गया, बोर्ड हो गया। उसके बाद सप्लायर का डिफिनेशन हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का हो गया। माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस तुम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो। यहाँ सेक्शन 3 आया, उससे पहले मैं दिखा देता हूँ तुम्हें कि मैंने और क्या करवा दिया तुम्हें। ये देखो, ये जो डिफिनेशन है, 1 करोड़ टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, क्या यही डिफिनेशन मैंने अभी तुम्हें करवाया? देखो, पूरा डिफिनेशन मैंने, इतना बड़ा डिफिनेशन, नोटिफिकेशन देख लो, 2020 में आया है। इतना ज़्यादा जो लेंदी था उसको मैंने कितने शॉर्ट में तुम्हें लिखा है नोट्स में। ठीक है, अब बात करते हैं देखो सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 इतना ही बात बोला कि बोर्ड बनाया जाएगा, उसको नेशनल बोर्ड बोलेंगे, और उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में होगा। एंड उसके साथ लास्ट वाला एक और पॉइंट देख लो कि बोर्ड जो है एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 मंथ, एक साल में हर 3 महीने पे वो मिलेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा चीज़ लिखा है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड लिखा है, यानी बोर्ड में कौन कौन से मेंबर होंगे, बोर्ड जो बनाया जाएगा उसमें कौन कौन से लोग होंगे। तो ये इतना बड़ा लिस्ट दिया हुआ है, इसको मैंने अपने नोट्स में नहीं दिया। क्यों? ध्यान रखना, SBIL में तुम्हें कीवर्ड्स सिर्फ लिखने होते हैं। ये लॉ नहीं है बिल्कुल कंपनी लॉ जैसा कि पूरी लॉ की लैंग्वेज लिखनी होती है। इसमें तुम्हें बस कीवर्ड्स पकड़ने हैं एंड उसको, उससे तुम फिर अपने आप से आंसर प्रिपेयर करो। अब देखो, यहाँ पर बोर्ड में मेंबर कौन कौन है, तो ये तुम्हें याद करना होगा। जैसे एक होता है मिनिस्टर इंचार्ज, ठीक है, या डिपार्टमेंट ऑफ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका कंट्रोल है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, 6 मिनिस्टर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, 3 मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, और 2 जो है इलेक्टेड होने चाहिए हाउस ऑफ पीपुल के द्वारा, और एक जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट होना चाहिए। उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए यूनियन टेरिटरी का, एक सेक्रेटरी होना चाहिए गवर्नमेंट का, 4 सेक्रेटरी होने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक चेयरमैन होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल बैंक का, एक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक का, एक चेयरमैन होना चाहिए इंडियन बैंक एसोसिएशन का, एक ऑफिसर RBI का, 20% जो रिप्रेजेंट करेंगे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को। ठीक है, एंड उसमें से 3 जो है, ध्यान रखना, नॉट लेस देन 3, कम से कम 3 जो है वुमेन्स इंटरप्राइजेस को रिप्रेजेंट करने चाहिए, और 3 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, 3 पर्सन ऐसे होंगे जिनको अच्छा सा नॉलेज है इस इंडस्ट्री के रिलेटेड, 2 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, एक ऑफिसर होगा जॉइंट सेक्रेटरी का, जॉइंट सेक्रेटरी। ये है पूरा लिस्ट। तो तुम्हें क्या सारे चीज़ बस ध्यान रखना, इनके नाम तुम्हें एग्जाम में हो सकते हैं आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन हैं, तो ये तुमको लिखने होंगे, ये याद करने होंगे, इसलिए मैंने इसको अपने नोट्स में नहीं करवाया। बाकी तुमने ये सारा कुछ कर लिया। अब यहाँ देखो सेक्शन 5 दिया कि इन बोर्ड का, जो ऊपर बोर्ड मैंने बताया सेक्शन 3 के अंदर, उसका काम क्या है। अब इसको मैंने अच्छे से नोट्स में लिख दिया है, बस तुम्हें याद करना है, समझना है। ओ भाई आजा, नेटवर्क पता नहीं भाई, बीमार चल रहा है मेरा नेटवर्क।
देखो सेक्शन 5 यहाँ मैंने लिख दिया क्या क्या फंक्शन है। तो देखो ये मेनली एग्जामिन करते हैं फैक्टर्स जो एमएसएमई के प्रमोशन को इफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये सीजी को रिकमेंडेशन देते हैं कि कैसे प्रमोशन एंड डेवलपमेंट करना है। फिर एडवाइस भी करते हैं सीजी को कि कैसे जो एमएसएमई के लिए फंड सेक्शन 12 के अंदर है उसको यूज़ करेंगे। अब ध्यान रखना सेक्शन 12 तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब कुछ छोटे मोटे सेक्शंस देख लो। अच्छा ये एक बार में दो आ चुके हैं, ठीक है, ये दो आ चुके हैं। क्या हो गया यार? हाँ चलो भाई, चलो यहाँ सेक्शन 5 तक हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, अब आ जाता है कुछ छोटे मोटे सेक्शन। सबसे पहले आता है सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ना नोटिफिकेशन देकर एक या एक से ज़्यादा माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए फैसिलेशन काउंसिल बना सकता है। यानी अगर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को कोई पैसे के रिलेटेड दिक्कत आया तो यानी कोई भी अगर बात हुआ तो फिर वो फैसिलेशन काउंसिल जा सकता है और अपनी बात को रख सकता है। माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस जो फैसिलेशन काउंसिल बनेगा उसमें कम से कम जो है 3 मेंबर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 होने चाहिए। ठीक है, 3 और 5 के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और इसमें भी लिस्ट दिया गया कि कौन कौन मेंबर होंगे, बट इसमें बहुत छोटा लिस्ट दिया हुआ है, 4 ही को दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको मॉड्यूल में नोट्स में लिख दिया है। जैसे एक होगा डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा होगा ऑफिसर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसोसिएशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस का, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जिसने लेंड किया है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को, और एक पर्सन जिसका स्पेशल नॉलेज है इस फील्ड में, ठीक है, वो होगा। सेक्शन 20 बस इतना सा बात बोलता है। फिर सेक्शन 18 आता है, वो क्या बोलता है? अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है एमएसएमई का तो वो जो है सीधा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस फैसिलेशन काउंसिल जो 20 के अंदर बनाए हैं हमने वहाँ जा सकता है और वहाँ जाकर बोल सकता है कि ये देखिए ये मेरा पैसे नहीं दे रहा। जैसे ही रेफरेंस मिलेगा, जैसे ही काउंसिल के पास ये रेफरेंस आएगा कि कोई एमएसएमई अपनी प्रॉब्लम लेकर आया है तो वो या तो खुद कॉन्सिलेशन करवाएगा या कोई दूसरे इंस्टीट्यूट को बोलेगा कि कॉन्सिलेशन करो। कॉन्सिलेशन मतलब बात करके सेटलमेंट वगैरह करो, क्या प्रॉब्लम है वो देखो। या तो वो खुद ही कर सकता है या किसी और को बोल सकता है कि तुम करो। तो अगर कॉन्सिलेशन जो है वो टर्मिनेट होता है विदाउट सेटलमेंट, यानी कॉन्सिलेशन हुआ बट सेटलमेंट हो ही नहीं पा रहा, तो उस सिचुएशन में काउंसिल जो है या तो खुद या आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर सकता है। आर्बिट्रेशन तुम जेआईजीएल में पढ़ोगे, उसमें मेनली जो बातें हैं वो थोड़ा लीगली सुलझाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी रेफरेंस इसके अंडर हुआ वो विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग सच रेफरेंस, यानी जो भी रेफरेंस आया है, जो भी प्रॉब्लम आया है उसको 90 दिन के अंदर अंदर सॉल्व करना है। 90 डेज का टाइम है उसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 18 खत्म हो गया, सेक्शन 20 खत्म हो गया, अब सेक्शन 19। मान लो ये फैसिलेशन काउंसिल ने कोई ऑर्डर पास किया और तुम इस ऑर्डर से खुश नहीं हो तो तुम अपील फाइल कर सकते हो फर्दर आगे जाकर, बट तुम कोई भी अपील फाइल नहीं कर सकते कोर्ट में जब तक कि तुम 75% जो है अमाउंट पे ना कर दो। लेट सपोज फैसिलेशन काउंसिल ने बोला कि आपको इसको 1 लाख रुपए देना है, मेरे को ये पसंद नहीं आया, ये मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं कोर्ट जाना चाहता हूँ, तो मैं कोर्ट जा सकता हूँ, बट कोर्ट जाने से पहले मेरे को जो 75% अमाउंट जो एज अ अवार्ड, एज अ डिग्री अवार्ड हुआ है वो मेरे को देना होगा। तो 75% बोले तो 1 लाख में 75,000 मेरे को पहले देना होगा, जमा करना होगा, उसके बाद ही मैं कोर्ट जा सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं कोर्ट नहीं जाऊँगा। एंड जो रेस्ट परसेंटेज बचा वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि केस स्टार्ट होने से पहले दे दे या फिर बाद में दे, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को फर्दर अपील करना है तो मेरे को 75% डिपॉजिट करना होगा। ये सेक्शन 20 बोलता है, ठीक है। अब बात करते हैं एमएसएमई रजिस्टर कैसे होगा। तो देखो सिंपली देखो, एक पोर्टल है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, वहाँ कोई भी इंटरप्राइजेस जाएगा, वो अपना आधार नंबर जाएगा, प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटरशिप अपना आधार लेके जाएगा,
पार्टनर है तो फॉर्म का ले जाएगा, कर्ता HUF है तो कर्ता का ले जाएगा, कंपनी LLP है तो उसके साथ वो GST नंबर, पैन और आधार दोनों लेकर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो एक डिक्लेरेशन भी देगा कि मैंने पिछले साल जो है जब तक पेन नहीं बना है मैंने कोई डिफिशियंसी नहीं किया है, ठीक है। वो एक डिक्लेरेशन देगा और सरकार तुम्हारे इस डिक्लेरेशन पे भरोसा करता है। एक इंटरप्राइजेस एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता। और ध्यान रखना, अगर कोई इंटरप्राइजेस ने मिस रिप्रेजेंट किया, इस सेल्फ डिक्लेरेशन में कुछ गलत सलत चीज़ बताया, तो फिर पेनल्टी लगेगा अंडर सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट। और एक खुशी की बात बताऊं तो सेक्शन 27 भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ। ध्यान रखना, इंटरप्राइजेस जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाता है तो उसको हम लोग उद्यम बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तुमको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा और इसके साथ एक QR कोड भी तुम्हें दिया जाएगा और कोई रिन्यूअल फी भी तुमको नहीं देना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। और जैसे ही ये सर्टिफिकेट इशू होगा ये एक उद्यम असिस्ट पोर्टल पे भी इशू कर दिया जाता है। तो यहाँ पर तुमको बेनिफिट भी बहुत सारे मिलेंगे। जैसे तुम MSME का रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, क्या क्या बेनिफिट, तो तुमको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, पेपरलेस हो जाएगा सब कुछ, कोई रिन्यूअल फी देने का ज़रूरत नहीं है, तुम कोई भी एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हो अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर, तुम क्रेडिट गारंटी स्कीम जैसे फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हो और तुमको बहुत ज़्यादा प्रियोरिटी मिलेगा लैंडिंग में, बैंक तुम्हें सबसे ज़्यादा भाव देगा, सिंपली बोले तो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब एक मिनट में ऊपर देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है, चलो कुछ नहीं छूटा है। अब आ जाता है NIC रजिस्ट्रेशन। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, MSME का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसके बाद सेक्शन 8 में मेमोरेंडम कैसे फाइल होगा। अब एक और रजिस्ट्रेशन आता है NSIC रजिस्ट्रेशन। अब देखो NSIC जो रजिस्ट्रेशन है ये करना कंपलसरी, ये जो करना है ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। तुम चाहो तो ये रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, ना चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, कोई तुमको फोर्स नहीं कर रहा। बट ये रजिस्ट्रेशन हम ले क्यों, तो सबसे पहले देखो ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस ही ले सकते हैं। सो ये सिर्फ माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस ही ले सकते हैं, मीडियम को ये अथॉरिटी है ही नहीं। अब ये ऑब्टेन करने के लिए सिंपली तुम्हारे पास सबसे पहले MSME रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए, यानी एक MSME ही क्या कर सकता है, NIC रजिस्ट्रेशन ले सकता है, ठीक है। एंड ये तुम ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो इस रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर ऑफिस में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, एप्लीकेशन वगैरह। फिर जैसे ही तुम्हारा एप्लीकेशन मिलेगा वैसे ही फिर ये क्या करेगा, ये फॉरवर्ड कर देगा जोनल या ब्रांच को, और वो क्या करेगा, टेक्निकल इंस्पेक्शन करेगा कि हाँ सब कुछ सही तो है ना। फिर सब कुछ सही रहा तो फिर वो तुम्हें रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। क्वेश्चन ये आता है कि NSIC रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट नीचे दिया हुआ है। जब सरकार टेंडर इशू करता है ना, वो तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सरकार मान लो कोई चीज़ का बिल्डिंग बनाने का टेंडर जारी करना चाहता है या कोई भी चीज़ का टेंडर इशू करना चाहता है, तो टेंडर का जानकारी लेने के लिए ना पैसे देने पड़ते हैं, वो तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको जानकारी मिल जाएगा। फिर तुमको ईयरनेस्ट मनी डिपॉजिट नहीं देना होगा। मान लो कोई सरकार टेंडर निकाल रहा है तो वो टेंडर लेने के लिए कि हमें टेंडर चाहिए, उसके लिए तुम्हें थोड़ा डिपॉजिट जमा करना होता है। NIC रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुमको वो जमा करने का ज़रूरत नहीं है। फिर फैसिलिटी फॉर टेंडर मार्केटिंग, तुम्हें बहुत सारे फैसिलिटी मिलेंगे टेंडर मार्केटिंग में, ध्यान रखना ये बात। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4 नंबर, इसको अच्छे से समझना। जब भी टेंडर निकलता है ना तो लोग बिड करते हैं, डिफरेंट इंटरप्राइजेज आते हैं एंड बिड करते हैं। लेट सपोज किसी एक इंटरप्राइजेज ने, जिसको L1 बोलते हैं हम लोग, बिड किया 100 रुपया कि वो 100 रुपये में सरकार के चेयर्स बना के देंगे। सरकार मान लो चेयर बनाने का टेंडर जारी करना चाहता है, ठीक है। किसी ने बिड किया कि वो 110 रुपये में चेयर बना कर देगा और किसी ने बिड किया कि वो 120 रुपये में चेयर बना के देगा। सब अपने हिसाब से बिड करते हैं। तो देखो ध्यान से बात ये समझो, जो सबसे कम बिड करेगा सरकार उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो तुमको बिड करने से पहले नहीं पता रहता है कि उसने क्या बिड रखा है, क्या प्राइस रखा है, तो सब अपना जो है पूरा इंस्पेक्शन करते हैं और अपने हिसाब से फिर बिड करते हैं। मान लो किसी इंटरप्राइजेज ने बिड किया 100 रुपये का
और ये जो L1 है, ये जिसने बीट किया, ये MSME नहीं है, MSME नहीं है। तो L2 ने 110 बीट किया, ये MSME है, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है, MSE बोल रहा हूँ क्योंकि मीडियम तो आता ही नहीं है इस रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर सरकार इसको बुलाएगा और बोलेगा क्या तुम 100 रुपये में बेच सकते हो। अगर ये यस बोल देगा तो टेंडर इसको मिल जाएगा। यही बेनिफिट है यहाँ पर, यानी कोई ज़्यादा प्राइस अगर लगा भी दे, फर्स्ट नंबर अगर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस नहीं है एंड सेकंड नंबर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है, एंड वो ज़्यादा प्राइस अगर लगा भी दे, कितना ज़्यादा, तो अगर 15% तक वो ज़्यादा बिड करे तो फिर उसको बुलाया जाता है एंड उसको बुलाया जाता है कि देखिए फर्स्ट वन ने इतना रुपए लगाया है, क्या आप इतना कर सकते हैं। तो अगर वो करेगा तो फिर उसको 25% जो है तुरंत दे दिया जाएगा कि आप 25% जल्दी से सप्लाई करिए। तो ये है बेनिफिट, ध्यान रखना, बस ध्यान रखना जो L1 ने किया है वो MSME नहीं है, यानी जो L1 बिड रखा गया है वो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस नहीं है। अब ध्यान रखना सरकार का एक मोटिव है, क्या मोटिव है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और PSU वगैरह है, उनका एक गोल है, क्या है कि एनुअल वो मिनिमम 25% ना परचेज करे या सर्विस ले MSC से, यानी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस से वो हर साल कम से कम 25% या तो परचेज करे गुड्स वगैरह या उनसे सर्विस ले, ये उनका गोल है। और इस 25% में ध्यान रखना 4% ST/SC के लिए रिजर्व है और 3% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इसी के साथ तुम्हारा MSME खत्म हो जाता है। अब मैं एक बार मॉड्यूल खोल के दिखा देता हूँ कि क्या सारे चीज़ मैंने कवर किए, सारी चीज़ क्या मैंने कवर किए दिखा देता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, नेटवर्क तो भैया क्या ही बोलूँ, ओहो ये क्या मतलब है, आजा भैया आजा, आ गया। ये सब तो ऑलरेडी करवा दिया है मैंने, ये सब हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सेक्शन 5 भी हो गया, ये डिफिनेशंस मैंने करवा दिए, मेमोरेंडम सेक्शन 8, सेक्शन 9 ऑलरेडी करवा दिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट, NIC रजिस्ट्रेशन उनके बेनिफिट्स ये भी करवा दिया। एंड नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ और जाओ, सेक्शन 20 देख लो, सेक्शन 18 देख लो, सेक्शन 19 देख लो, ठीक है। फैसिलेशन काउंसिल का कंपोजिशन क्या क्या वो भी देख लो, चैप्टर होता है ख़त्म। अब मैंने बीच में बहुत चीज़ स्किप किया, देखो वो क्या स्किप किया है अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ। MSME स्कीम, सरकार ने MSME को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए, मतलब बहुत सारे, लिटरली इतने सारे स्कीम लॉन्च किए एंड ये सारे स्कीम के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। अब देखो एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, बट ये ना एक तरह से SST टाइप समझ लो कि तुम्हें बस इंडियन इकोनॉमी में कैसे तुम पढ़ लिया करते थे ऊपर ऊपर से एंड बस तुम्हें उसके बारे में लिखना होता था, सेम इसी चल रहा है यहाँ पे। तुम्हें सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ने हैं, नॉर्मली एक बार पढ़ लो एंड ओवरव्यू तुमको मिल जाएगा कि क्या ये स्कीम में हुआ था। क्योंकि क्वेश्चन पता है कैसे आ सकता है, देखो 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हारे मॉड्यूल में ही क्वेश्चन है, चलो देखो यहाँ, ब्रीफ ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम डिस्कस। अब ये 5 नंबर का ऐसा है क्वेश्चन सेम आ जाए उठ के, तो तुमको 5 स्कीम्स तो लिखने होंगे। अब वो कोई भी 5-10 स्कीम तुम याद कर लो और उसमें बेसिक समझ लो कि क्या है, मेनली सारे स्कीम का तो एक ही मोटिव होगा। अब मैं एक दो करके भी तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसे पढ़ना है। देखो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसका मेन एम क्या था, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना सेल्फ एम्प्लॉयड वेंचर्स को, ठीक है। ध्यान रखना ये अप्लीकेबल है सारे इंडिविजुअल पे जो कि 18 साल से अबव के हैं एंड मेनली इस स्कीम में होता क्या था, देखो एग्जांपल में बताता हूँ। देखो मान लो मैंने कोई एक प्रोजेक्ट डाला, उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 100 रुपीज़, तो मैं 100 रुपीज़ में सिर्फ 90 रुपीज़, मैं 100 रुपीज़ में 10 रुपीज़ अपने जेब से लगाऊंगा, यानी 10 रुपये मेरे पॉकेट से जाएंगे एंड बाकी जो 90 रुपीज़ है वो मैं लोन ले सकता हूँ बैंक से। ये सरकार ने इस स्कीम के थ्रू बेनिफिट दिया है। अब मैं अगर ST/SC होता, ST, अरे यार किससे
अगर मैं ST SC होता तो, अरे क्या लिख रहा हूँ यार, तो मेरे को 90 भी नहीं लगाने का ज़रूरत है, मेरे को सिर्फ 5 रुपये लगाने का ज़रूरत है। मतलब 10 भी लगाने का ज़रूरत नहीं है, मेरे को 5 रुपये लगाने का ज़रूरत है। 95 मेरे को सरकार लोन दे देगा। यही इस स्कीम का मेन फ़ायदा है। देखो यही बात लिखा हुआ है, दिस अप्लीकेबल टू ऑल इंडिविजुअल एट द एज ऑफ 18। ये डिज़ाइन किया गया था कंट्रीब्यूशन देने, बेनिफिशियरी जो मेनली प्रोजेक्ट डाल रहा है उसको सिर्फ 10%, जितना उसका प्रोजेक्ट है उसका 10% उसको बस खर्चा करना है, ठीक है। एंड बाकी जो है, और ST SC के लिए 5% ही बस कर्जा करना था। और भी है, OBC भी है एंड वुमेन वगैरह है, ठीक है। बाकी जो है उसके लिए लोन अप्रूव्ड हो जाएगा 90 से 95%। टोटल कॉस्ट का जितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका 90% तुम लोन से ला सकते हो, 10% ही तुम्हें सिर्फ अपनी जेब से लगाना है। ऊपर से अगर तुम ST SC वुमेन हो या फिर एक्स सर्विस मैन हो, NER हो, तो फिर तुमको वो भी 10% नहीं 5% में तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर इसके बाद सेकेंड लोन, इसी का ये अपग्रेडेशन वर्जन है, ठीक है। फिर एक क्रेडिट गारंटी स्कीम प्रोवाइड किया गया है। अब देखो यहाँ पर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए डेवलपमेंट के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाए गए ताकि उनका ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। बस ये कीवर्ड्स तुमको याद करने हैं, ठीक है। इनको बस एक बार रीडिंग मारना और कुछ नहीं है, तुम्हारा चैप्टर पूरा हो चुका है ख़त्म, ठीक है। पूरा चैप्टर हो चुका है ख़त्म। बहुत सारे स्कीम्स हैं, सारे नहीं आते, एक लाइन नाम से ऐसे नहीं आते। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड इसके बाद एक और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तुम्हारा बच्चा है और इसका चैप्टर 1 बच्चा सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। अभी तो कितने बज रहे, 10 बज रहे, राखी बंधवाने का टाइम है भाई। तो अभी राखी बंधवाने जाता हूँ, उसके बाद फिर वहाँ से आता हूँ तो फिर बाकी वीडियोज़ डाल के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो बस पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और